इकाई 8 राजस्थान एवं गुजरात में जनजाति विद्रोह 1900 से 1913। इकाई की रूपरेखा 8.0 उद्देश्य 8.1 प्रस्तावना 8.2 गोविंद गिर का जीवन वृत्त 8.3 गोविंद गिर की शिक्षाएं एवं भीलों की उन्नति के कार्यक्रम 8.3.1 धार्मिक विचार 8.3.2 सामाजिक सुधार 8.3.3 आर्थिक कार्यक्रम 8.4 गोविंद गिर के विरुद्ध सामंतवादी तत्वों की विरोधी प्रतिक्रिया के कारण 8.4.1 भीलों का शोषण रोकने के प्रयत्न 8.4.2 डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के भीलों में असंतोष 8.4.3 भीलों में जागृति 8.4.4 सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती 8.4.5 आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रचार 8.4.6 शराब सेवन के विरुद्ध प्रचार से राज्यों को आर्थिक हानि 8.4.7 जागीरदारों और अधिकारियों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज 8.4.8 पाल पट्टा के ठाकुर के साथ भीलों का समझौता 8.5 गोविंद गिर व उसके अनुयायियों में असंतोष के कारण 8.5.1 गोविंद गिर को परेशान किए जाने की घटनाएं 8.5.2 गोविंद गिर के अनुयायियों पर अत्याचार 8.6 मानगढ़ का घेरा 8.6.1 मानगढ़ में बड़ी संख्या में भीलों का एकत्रित होना 8.6.2 छुटपुट घटनाएं 8.6.3 घेरे की तैयारियां 8.6.4 घटनाएं 8.7 गोविंद गिर व उसके साथियों पर मुकदमा 8.8 विद्रोह का स्वरूप पृष्ठ 105 8.9 भारत की अन्य जनजातियों के आंदोलनों से गोविंद गिर के आंदोलन की भिन्नताएं 8.10 प्रभाव 8.10.1 भीलों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना 8.10.2 संगठन की भावना 8.10.3 सामाजिक प्रभाव रहन सहन में परिवर्तन कुप्रथाओं का विरोध हिंदू समाज में भगतों का सम्मान समाज सुधार की भावना अपराधों की संख्या में कमी शिक्षा का प्रचार विभिन्न सामाजिक वर्णों का उदय समाज के परंपरागत अधिष्ठाताओं के अधिकारों में कमी 8.10.4 धार्मिक भक्ति मत का प्रसार दार्शनिक विचारों की महत्ता अंधविश्वासों का विरोध मूर्ति पूजा का विरोध धुनियों पर हवन हिंदू धर्म से निकटता परंपरागत धार्मिक व्यवस्था पर आघात 8.10.5 आर्थिक भीलों की कृषि कार्य में रुचि शोषण के विरुद्ध आवाज 8.10.6 राजनीतिक देशी राज्यों पर तात्कालीन प्रभाव अंग्रेज अधिकारियों का भीलों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया राजपूत शासकों द्वारा भीलों का दमन भगत भीलों का जन आंदोलन में भाग 8.11 अभ्यासार्थ प्रश्न 8.12 संदर्भ ग्रंथों की सूची पृष्ठ 106 8.0 उद्देश्य इस इकाई में आप अध्ययन करेंगे 20वीं सदी के प्रथम दशक में राजस्थान व गुजरात के प्रदेशों में भीलों की दशा 20वीं सदी के प्रथम दशक में इन प्रदेशों में भीलों के आंदोलन के नेता गोविंद गिर का जीवन वृत्त गोविंद गिर की शिक्षाएं भीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधार के प्रति उनके विचार तथा भीलों की आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम सामंतवादी तत्वों के गोविंद गिर के आंदोलन का दमन करने के कारण मानगढ़ के घेरे की तैयारी एवं घटनाएं इसमें गोविंद गिर द्वारा भेजे गए 2 संदेशों से उसके जीवन व शिक्षाओं के बारे में जानकारी गोविंद गिर व उनके साथियों पर चलाए गए मुकदमे में उसके तथा उसके साथियों के बयान तथा उनको दी गई सजाएं विद्रोह के स्वरूप के बारे में समकालीन अंग्रेज अधिकारियों एवं आधुनिक इतिहासकारों के मत ये विद्रोह भारत की अन्य जनजातियों के विद्रोह से किस प्रकार से भिन्न था गोविंद गिर के आंदोलन का भीलों की सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक दशा पर प्रभाव तथा उसके अनुयायियों की राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की प्रवृत्ति प्रस्तावना
1818 में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राज्यों तथा 1823 में सिरोही ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां करके उसकी अधीनता स्वीकार की। उस समय से लेकर 1900 तक भीलों ने अपना असंतोष प्रकट करने के लिए कई बार विद्रोह किए। बीके शर्मा के अनुसार यद्यपि 19वीं सदी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों में भी असंतोष व्याप्त था और इन प्रदेशों में भी यदाकदा असंतोष की अग्नि भड़क उठी, लेकिन इस समय में भीलों के विद्रोहों और आंदोलनों का प्रमुख केंद्र मेवाड़ रहा। अंग्रेजों की सहायता से ये सब विद्रोह दबा दिए गए। 1881 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की सलाह पर मेवाड़ ने भीलों की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किए, लेकिन इसके साथ भीलों के प्रदेशों में सैनिक व पुलिस चौकियों का जाल बिछाकर उन्हें नियंत्रण में रखने का प्रयत्न भी किया। 1882 से लेकर 1901 तक राजपूताना को बार बार अकाल अथवा सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। इनमें 1899 से 1901 का दुर्भिक्ष, जो देश के कई भागों में पड़ा, सबसे भयंकर व विनाशकारी था। इस अकाल में भीलों को सबसे अधिक हानि हुई। अक्टूबर 1900 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट ने भारत सरकार को लिखा कि समस्त भारत में इन प्रदेशों की स्थिति सबसे खराब है। इस दुष्काल के समय भूख और हैजे से मरने वाले मनुष्यों में मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में 30%, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 15% भील थे। इन 2 दशकों में पड़े अकालों व सूखों से भीलों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। यद्यपि 20वीं सदी के प्रथम कुछ वर्षों में उनकी स्थिति में मामूली सुधार हुआ, किंतु उनकी आर्थिक दशा खराब ही बनी रही। ऐसी विपन्न परिस्थिति में गोविंद गिर ने उनकी धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाया। उनके इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ तथा मेवाड़ के कुछ प्रदेशों के अलावा गुजरात के निकटवर्ती प्रदेश पंचमहाल के भीलों पर भी पड़ा। पृष्ठ 107। 8.2 गोविंद गिर का जीवन वृत्त। 1913 में मानगढ़ से ब्रिटिश अधिकारियों को भेजे गए 2 संदेशों में गोविंद गिर द्वारा अपने जीवन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। 20 दिसंबर 1868 ईस्वी को उनका जन्म डूंगरपुर राज्य के बांसिया वेडेसा ग्राम में एक बंजारा परिवार में हुआ। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपनी बिगड़ती हुई आर्थिक दशा तथा अपने सदाचारी स्वभाव के कारण उन्होंने दशनामी संप्रदाय के गुरु राजगिर से दीक्षा ली। 1899 से 1900 के दुर्भिक्ष में उनकी पत्नी व 2 बच्चों की मृत्यु के कारण वे गुजरात में संत रामपुर राज्य के नटवा ग्राम में चले गए। हाली का काम करते हुए उन्होंने वहां कोलियों व भीलों को उपदेश देने का कार्य भी किया। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सिरोही के अनुसार 1905 से 1908 तक उन्होंने सिरोही के गांवों में अपना प्रचार किया। एरिस्किन ने 1908 के इंपीरियल गजेटियर में लिखा है कि अभी हाल में डूंगरपुर के एक गांव में एक संत का आगमन हुआ है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके कुछ समय पहले ही वे वेडेसा लौट आए थे। वेडेसा में उन्होंने एक धुनी स्थापित की। उन्होंने शीघ्र ही भीलों की ओर विशेष ध्यान दिया। अपने उपदेशों के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। वे बागड़ एवं गुजरात के प्रदेशों में अपने मत का प्रचार करने लगे। ब्रिटिश अधिकारियों को भेजे गए अपने संदेशों में गोविंद गिर ने बताया कि डूंगरपुर राज्य में उन्हें एक बार लगभग 3 दिन कैद में रखकर उसके कुछ दिनों बाद उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ईडर राज्य के रोजेड़ा गांव में भी उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया था। संत रामपुर के अधिकारियों ने भी उन्हें तंग किया था। उन्हें ईडर व संत रामपुर से भी निष्कासित किया गया था। अतः जब उन्हें अपने कुछ शिष्यों द्वारा मानगढ़ आने का निमंत्रण मिला तो वे अक्टूबर 1913 में मानगढ़ चले गए। शीघ्र ही वहां पर काफी संख्या में भील एकत्रित हो गए। नवंबर 1913 में अंग्रेजों तथा कुछ देशी राज्यों की सेनाओं ने मानगढ़ का घेरा डाला। गोविंद गिर तथा उसके कुछ प्रमुख शिष्यों को गिरफ्तार कर उन पर संत रामपुर में मुकदमा चलाया गया। यद्यपि प्रारंभ में गोविंद गिर को मौत की सजा दी गई, किंतु बाद में यह सजा 10 साल की कैद में बदल दी गई। 1923 में जेल से रिहा होने पर उन्होंने अपना शेष जीवन भी भीलों की सेवा में व्यतीत किया। 1931 में गुजरात के झालोद तालुके के कंबोई ग्राम में उनका देहांत हो गया।
8.3 गोविंद गिर की शिक्षाएं एवं भीलों की उन्नति के कार्यक्रम। मानगढ़ से भेजे गए अपने संदेशों तथा 1914 में संत रामपुर के कारागृह से भेजे गए पत्रों से उनके विचार ज्ञात होते हैं। पृष्ठ 108। 8.3.1 धार्मिक विचार। 1. वे एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा का केवल एक ही नाम है। 2. उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। 3. उनका मत था कि परमात्मा के प्रति गहरी आस्था रखनी चाहिए तथा उनकी आराधना आदर के साथ करनी चाहिए। 4. वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, अतः उन्होंने अपने शिष्यों को पत्थर व लकड़ी की मूर्तियों को न पूजने का आदेश दिया। 5. वे इस संसार को क्षण भंगुर मानते थे। 6. जीव के आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मुक्ति को इस जन्म अथवा अगले जन्मों में आवश्यक मानते थे। 7. कर्म के सिद्धांत में उनका विश्वास था। उनके मत में एक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तथा दुष्कर्म उसे कहीं पर चैन से नहीं रहने देते। 8. उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया। भीलों को अपने वीरों की पूजा न करने का आदेश दिया। भोपाओं और जादू टोने से उपचार करने वालों पर विश्वास न करने की सलाह दी। वे भूत प्रेतों को नहीं मानते थे। 9. उन्होंने अपने अनुयायियों को धुनिया बनाने और अपने पंथ के निशान गाड़ने का आदेश दिया। वहां हवन करने तथा सदैव उन्हें प्रज्वलित रखने की आज्ञा दी। उनका विश्वास था कि एक धुनी के चारों ओर परमात्मा का वास रहता है। 10. धार्मिक त्योहारों पर उपवास रखने की शिक्षा दी। 11. सुबह उठकर स्नान करने व सूर्य के दर्शन करने की सलाह दी। 12. वे शंकर के भक्त थे तथा उन्होंने अपने अनुयायियों को रुद्राक्ष पहनने के आदेश दिए। 13. उन्होंने राम नाम का जप करना भी बताया। दीक्षा की विधि। इस पंथ में शिष्य बनाने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले नए बनने वाले शिष्य के घर चौका पाटला करके दीप जलाया जाता है। उसके बाद उसके बाल काटकर उसका कान फूंका जाता है व मंत्रोच्चार किया जाता है। गुरु मंत्र देने की इस प्रथा को कान फुकाई संस्कार कहा जाता है। एक या एक से अधिक रुद्राक्ष की माला व एक जनेऊ पहनाया जाता है। उसे गेरुआ वस्त्र पहनाया जाता है। उसके दाहिने हाथ को दागा जाता है तथा उसके घर पर सफेद ध्वज फहराया जाता है। गोविंद गिर दीक्षा देते समय अपने अनुयायियों से केवल 1 आना व 1 पैसा लेते थे, जबकि इसके पहले दीक्षा देने वाले गुरु 1 रुपया 4 आना लेते थे। पृष्ठ 109। शरीर की स्वच्छता व वस्त्रों की सादगी। गोविंद गिर ने एक मनुष्य के शरीर को स्वच्छ रखने पर विशेष ध्यान दिया। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी प्रतिदिन शौच जाकर हाथ धोएं, उसके बाद स्नान करें, सादे गेरुआ वस्त्र पहने, मनुष्य बड़ी चोटी न रखे व जेवर न पहने, स्त्रियां लाख का चूड़ा न पहने, स्त्रियां मासिक धर्म के समय चूल्हा चौके में प्रवेश न करें, प्रसूति में 1.25 मास तक स्त्रियां काम न करें। नैतिकता के नियम। गोविंद गिर ने नैतिक नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। वे कहते थे कि जो बुरा करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को पाप से दूर रहने की दीक्षा दी। इस संबंध में उनके द्वारा बताए गए नियम इस प्रकार हैं। 1. चोरी व धोखेबाजी न करें। 2. झूठ न बोलें। 3. पीठ पीछे बुराई न करें। 4. कत्ल व हिंसा के कार्य न करें। 5. व्यभिचार न करें। 6. झूठी गवाही न दें। 7. मदिरा का सेवन न करें। 8. गाय, सुअर व अन्य पशु पक्षियों का मांस न खाएं। 9. धूम्रपान न करें। 10. लालच न करें। 11. खतरनाक शस्त्रों को धारण न करें, केवल लोहे का चिमटा रखें। 12. माता पिता की आज्ञा का पालन करें। 13. वे विश्व बंधुता के पोषक थे। उनके मत में सब मनुष्य भाई भाई थे। 8.3.2 सामाजिक सुधार। गोविंद गिर ने धार्मिक सुधार के साथ सामाजिक सुधार का कार्य भी किया। उन्होंने भीलों में प्रचलित निम्नांकित कुप्रथाओं का विरोध किया। 1. उन्होंने कन्या के विवाह के समय धन आदि देने का विरोध किया। भीलों में ये प्रथा दापा कहलाती है। 2. वे विधवा विवाह के समर्थक थे। उन्होंने स्वयं अपने भाई की विधवा से विवाह किया था। 3.
वे बहुविवाह के पक्ष में नहीं थे। पृष्ठ 110। गोविंद गिर ने ब्राह्मणों व राजपूतों में प्रचलित कुछ सामाजिक कुरीतियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि आजकल सच्चा ब्राह्मण देखने को नहीं मिलता है। जो भी जनेऊ पहन लेता है वो स्वयं को ब्राह्मण मान लेता है। वे राजपूतों के समान पापी हैं जिनकी विधवाएं कुकर्म करती हैं, क्योंकि राजपूत समाज में बाल विधवाओं को पुनः शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्होंने उच्च जाति के हिंदुओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे नास्तिक हो गए हैं। उन्होंने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि वे भी पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उनमें से कुछ ब्याज लेते हैं तथा सुअर का मांस खाते हैं, जो उनके धर्म में मना है। वास्तव में उच्च जाति के हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों तथा मुसलमानों के प्रति उनका आक्रोश इसलिए था कि वे भीलों का शोषण करते थे तथा इन तत्वों ने उन्हें तथा उनके अनुयायियों को तंग किया था। इसके अतिरिक्त वे भीलों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना चाहते थे। 8.3.3 आर्थिक कार्यक्रम। 1. आमतौर पर भीलों के बारे में ये विश्वास था कि वे खेती के कार्यों में परिश्रम नहीं करते, अतः उन्होंने भीलों को सलाह दी कि वे लगन और परिश्रम के साथ कृषि कार्यों में जुट जाएं। इसके लिए उन्होंने कुएं खोदने व खेतों की मेड़बंदी करने को कहा। 2. अपने अनुयायियों को बेकार न करने के आदेश दिए। 3. उन्होंने अपने शिष्यों को सलाह दी कि वे फिजूल खर्ची न करें तथा मुकदमेबाजी में न पड़ें। 4. मानगढ़ से उन्होंने भीलों से बेगार लेने, कम दाम पर घास खरीदने तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी न देने आदि प्रथाओं को समाप्त करने की अपील की। 8.4 गोविंद गिर के विरुद्ध सामंतवादी तत्वों की विरोधी प्रतिक्रिया के कारण। गोविंद गिर की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने दक्षिण पश्चिमी राजपूताना और निकटवर्ती गुजरात के प्रदेशों के कुछ राज्यों के शासकों को चिंतित कर दिया। उन्होंने गोविंद गिर व उसके आंदोलन का दमन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सैनिक सहायता भी ली। उन्होंने इस सामाजिक व धार्मिक आंदोलन को एक भील राज्य स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयत्न माना। गोविंद गिर व उसके आंदोलन का दमन करने के निश्चय के पीछे अनेक कारण थे। 8.4.1 भीलों का शोषण रोकने के प्रयत्न। 19वीं सदी में भीलों की दशा को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों के शासकों ने विशेष प्रयत्न नहीं किए। अंग्रेज अधिकारियों के निर्देश पर देशी राज्यों के शासकों ने भीलों की स्वायत्तता के अधिकारों को सीमित करने का प्रयत्न किया। उन्हें शने शने स्थायी रूप से खेती करने के लिए विवश किया गया। उनसे अनेक प्रकार के ऐसे कर वसूल किए जाते थे जो वे पहले अदा नहीं करते थे। पृष्ठ 111। उन्हें वनों से लकड़ी व अन्य वस्तुएं संग्रहित करने से रोका गया। उन्हें अपने उपयोग के लिए शराब बनाने से रोका गया। राज्य के अधिकारियों ने उनके साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव किया। वे तथा जागीरदार उनसे बेगार लेते थे। समस्त भील प्रदेशों में सैनिक व पुलिस चौकियां स्थापित की गईं। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में अकाल व सूखों के समय उन्हें पर्याप्त राहत नहीं पहुंचाई गई। इस प्रकार 19वीं सदी में भीलों की आर्थिक दशा पहले की अपेक्षा अधिक बिगड़ गई। इससे उनमें असंतोष बढ़ता ही गया। देशी राज्यों की सरकारों द्वारा उनकी स्वायत्तता के अधिकार सीमित करने के प्रयत्नों से भी वे असंतुष्ट थे। गोविंद गिर ने उनके विरुद्ध प्रचार किया। 8.4.2 डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के भीलों में असंतोष। बीके शर्मा के अनुसार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ के भीलों को कुछ रियायतें दी गईं, लेकिन ऐसी रियायतें इन राज्यों में रहने वाले भीलों को नहीं दी गईं। वे सोचने लगे कि विद्रोह करके अथवा उत्पात मचाकर वे भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। 8.4.3 भीलों में जागृति। दिसंबर 1913 में एजेंट टू द गवर्नर जनरल इन राजपूताना ने भारत सरकार को सूचित किया कि दक्षिणी राजपूताना के भील भारत के अन्य प्रदेशों में हुई प्रगति से परिचित न होकर अपने पिछड़ेपन से निकलने का प्रयास करने लगे हैं। इसके कुछ दिन पहले मेवाड़ के रेजिडेंट ने उन्हें लिखा था कि गोविंद गिर की शिक्षाओं में भीलों को अपने समाज के पुनरुत्थान की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। ऐसी संभावनाओं को देशी राजाओं, सामंतों एवं उच्च अधिकारियों ने अपने अस्तित्व व विशेषाधिकारों के लिए खतरनाक माना। इससे अंग्रेज अधिकारी भी चिंतित हुए। 8.4.4
सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती। मेवाड़ के तत्कालीन अंग्रेज रेजिडेंट काये के मत में गोविंद गिर के आंदोलन से राजपूत शासकों तथा सामंतों एवं अधिकारियों की आज्ञाओं का आंख मूंदकर पालन करने की परंपरा के भीलों द्वारा त्यागने की संभावनाएं बढ़ने लगी थीं। भीलों के अब ये समझ आने लगा था कि उनका शोषण किया जा रहा है। अतः सामंतवादी तत्व, जो कि हमेशा से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे हैं, सचेत हो गए तथा उन्होंने समय रहते इस आंदोलन को दबाने का प्रयत्न किया। 8.4.5 आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रचार। गोविंद गिर का उद्देश्य भीलों की आर्थिक दशा सुधारना भी था। मानगढ़ से 14 नवंबर 1913 को भेजे गए अपने संदेश में उन्होंने भीलों के प्रति किए जा रहे अन्यायों को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने बेगार प्रथा को बंद करने तथा मनमाने लगान की वसूली को रोकने के लिए आवाज उठाई। वे चाहते थे कि रेवा-काठा में राज्य के लिए काटी जाने वाली घास पर भीलों को उचित दर से पारिश्रमिक दिया जाए। सभी राज्यों में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध हटाए जाएं तथा भीलों को मकान बनाने के लिए राज्य की ओर से मुफ्त दी जाने वाली लकड़ी में वृद्धि की जाए। वनों से इकट्ठा किए जाने वाले फलों, पत्थर, चूना व कंकड़ पर लगाए गए करों की वसूली समाप्त की जाए। सभी राज्यों में भीलों को समान दरों पर अफीम उपलब्ध कराई जाए। तकावी ऋणों पर ब्याज की वसूली का अंत किया जाए। पृष्ठ 112। 8.4.6 शराब सेवन के विरुद्ध प्रचार से राज्यों को आर्थिक हानि। गोविंद गिर के शिष्यों की संख्या में लगातार वृद्धि से अनेक देशी राज्यों में शराब की बिक्री से होने वाली आबकारी की आमदनी में काफी कमी आई। अक्टूबर 1911 में बांसवाड़ा के राज्य में 18,470 गैलन शराब की बिक्री हुई, लेकिन अक्टूबर 1912 में ये घटकर 5,154 गैलन ही रह गई। कुशलगढ़ में 1912-13 ईस्वी में शराब की बिक्री का ठेका 21,000 रुपये में दिया गया, जबकि उसके पिछले साल इसे 86,000 रुपये में दिया गया था। संत रामपुर में एक महीने में 6,000 रुपये की आय कम हो गई। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी शराब की बिक्री पर आबकारी की आमदनी में कमी आई होगी। जून 1913 में बांसवाड़ा के कामदार ने दक्षिणी राजपूताना के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को लिखा कि नैतिकता के आधार पर हमें गोविंद गिर के अनुयायियों को परेशान नहीं करना चाहिए, किंतु आमदनी में लगातार कमी होने के कारण हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। शराब की बिक्री में कमी होने से ठेकेदारों को भी नुकसान हुआ, अतः उन्होंने राज्यों के अधिकारियों पर गोविंद गिर के आंदोलन का दमन करने के लिए दबाव डाला होगा। 8.4.7 जागीरदारों और अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज। उस समय में जागीरदारों के पास अपनी पुलिस थी। राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट के अनुसार बांसवाड़ा में, जहां राज्य का एक बड़ा भाग जागीरदारों के कब्जे में है, उनके तथा शासकों के लिए ये संभव नहीं है कि वो इतनी शक्तिशाली पुलिस रखें जो कि समस्त राज्य पर आपत्ति के समय नियंत्रण रख सके। इसके अतिरिक्त उस राज्य में जागीरदारों के पास अपने कृषकों के ऊपर असीमित फौजदारी तथा दीवानी अधिकार भी थे। जागीरदारों के अतिरिक्त राज्यों के उच्च अधिकारी व उनके अधीनस्थ कर्मचारी तथा कामदार भी उन पर अत्याचार करते थे। इन सब तत्वों के विरुद्ध गोविंद गिर ने आवाज उठाई। 8.4.8 पाल पट्टा के ठाकुर के साथ भीलों का समझौता। 1908 से 1910 तक गोविंद गिर ईडर व संत रामपुर के राज्यों में कार्य करते रहे। बीके शर्मा के अनुसार उन्होंने इन राज्यों के भीलों में जागृति पैदा की तथा ईडर राज्य की पाल पट्टा जागीर में भीलों का जन आंदोलन संगठित किया। इस आंदोलन की शक्ति को देखकर पाल पट्टा के जागीरदार ने फरवरी 1910 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उसने भीलों की 24 मांगों को स्वीकार किया। उसने दोनों फसलों की कुल उपज का 1/4 भाग राजस्व के रूप में वसूल करने के स्थान पर मानसून की फसल की उपज का 1/5 शुद्ध भाग तथा उनालू फसल की उपज का 1/6 शुद्ध भाग लेना स्वीकार किया। पृष्ठ 113। 3 रुपये 8 आने के स्थान पर 3 रुपये 4 आना की दर से प्रति हल वसूल करना माना। कन्या चोरी की दर प्रति कन्या 12 आना से 6 आना कर दी गई। प्रत्येक घर से 10 पौंड अनाज लेना बंद कर दिया गया। प्रत्येक मकान से 100 मन मक्की के स्थान पर 1 मन लेना निश्चित हुआ।
नजराने की रकम कम की गई। कर की अदायगी में देरी होने के कारण भीलों को तंग नहीं किए जाने का वचन दिया तथा इसके लिए पाल के मुखियाओं को जिम्मेदार ठहराने का निश्चय किया। ग्राम के मुखियाओं की उपस्थिति में कूंता किया जाएगा। किसी भी मकान में आम व महुआ के पेड़ों के लिए कर नहीं लिया जाएगा। जब भी कभी किसी विशेष कार्य के लिए श्रमिकों को लगाया जाएगा तो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा। 10 सेर का 1 मन होगा। जागीरदार ने अपने विरुद्ध ईडर के राजा को शिकायत करने वाले 5 भीलों को भी माफ करने के लिए रजामंदी प्रकट की। इस सफलता ने ईडर व आसपास के प्रदेशों के भीलों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार गोविंद गिर के आंदोलन में आर्थिक व राजनीतिक तत्वों का समावेश भी हो गया। 8.5 गोविंद गिर व उसके अनुयायियों में असंतोष के कारण। 8.5.1 गोविंद गिर को परेशान किए जाने की घटनाएं। गोविंद गिर ने बताया है कि उन्हें अनेक राज्यों में परेशान किया गया। डूंगरपुर में उन्हें 3 दिनों के लिए कैद किया गया। उनके परिवार को पुलिस की निगरानी में रखा गया। उनकी संपत्ति जब्त की गई तथा उन्हें राज्य से निष्कासित किया गया। उन्हें ईडर में कैद करने का प्रयत्न किया गया तथा निष्कासित किया गया। कुछ अन्य राज्यों ने उनके आगमन पर प्रतिबंध लगाया अथवा निष्कासित किया। 8.5.2 गोविंद गिर के अनुयायियों पर अत्याचार। उनके अनुयायियों को भी अनेक प्रकार से परेशान किया गया। संत रामपुर के राज्य में उनकी धुनियां नष्ट की गईं तथा उनके साफे, चिमटे व तंबूरे छीन लिए गए। उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई व मांस खिलाया गया। इस प्रकार का दुर्व्यवहार अन्य राज्यों में भी उनके अनुयायियों के साथ किया गया, अतः उनमें रोष फैल गया। 8.6 मानगढ़ का घेरा। 8.6.1 मानगढ़ में बड़ी संख्या में भीलों का एकत्रित होना। गोविंद गिर के मानगढ़ पहुंचने के बाद दिन प्रतिदिन वहां पर भीलों की संख्या बढ़ने लगी। उस समय में मानगढ़ की पहाड़ी का कुछ भाग संत रामपुर तथा कुछ भाग बांसवाड़ा के अधीन था। ये स्थान भील प्रदेशों के केंद्र में स्थित था। परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में मानगढ़ भील राज्य का एक प्रमुख गढ़ था। माही नदी के तट पर स्थित ये पहाड़ी डूंगरपुर राज्य की सीमा पर थी तथा यहाँ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रामपुर, ईडर और मध्य प्रदेश के भील इलाकों पर शीघ्रता के साथ पहुंचा जा सकता था। अतः बड़ी संख्या में वहां पर भीलों के एकत्रित होने से ये आशंका प्रकट हो गई कि मानगढ़ को केंद्र बनाकर गोविंद गिर एक भील राज्य स्थापित करना चाहता है। पृष्ठ 114। 8.6.2 छुटपुट घटनाएं। गोविंद गिर ने मानगढ़ पहुंचने के बाद कुछ छुटपुट घटनाओं ने स्थिर को तनावपूर्ण बना दिया। बांसवाड़ा के शासक के आवेदन पर 18 अक्टूबर को पॉलिटिकल एजेंट सदर्न स्टेट्स राजपूताना ने रेवाकाठा के पॉलिटिकल एजेंट को गोविंद गिर को गिरफ्तार करने के लिए लिखा। 30 अक्टूबर को संत रामपुर की गढ़रा चौकी के पुलिस इंस्पेक्टर ने जमादार यूसुफ खां और सिपाही गुल मोहम्मद को मानगढ़ भेजा। उन्हें वहां की हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आदेश दिए गए। 31 अक्टूबर को वे दोनों मानगढ़ में भीलों से मिले। भीलों ने उन्हें कैद करके खूब पीटा। बाद में भीलों पर ये आरोप लगाया गया कि उनकी पिटाई से गुल मोहम्मद की मृत्यु हो गई। 31 अक्टूबर की रात को गजरा की पुलिस चौकी पर भीलों के एक हमले में 2 भील मारे गए तथा राज्य के 2 कर्मचारी गायब हो गए। अगले दिन मानगढ़ के निकट प्रतापगढ़ अथवा खेड़ापाड़ा के छोटे किले पर भीलों ने असफल हमला किया। इसमें 17 भील मारे गए। नवंबर 1913 को संत रामपुर के सैनिकों की मदद के लिए रेवाकाठा एजेंसी के 33 पुलिस जवान मानगढ़ की तलहटी में आ गए। 3 नवंबर को भीलों ने भामरी गांव को लूटा क्योंकि वहां के मुखिया ने मानगढ़ के भीलों को मदद देने से इनकार किया था। 8.6.3 घेरे की तैयारियां। संत रामपुर के शासक ने रेवाकाठा के पॉलिटिकल एजेंट से सहायता मांगी। बांसवाड़ा के शासक ने सदर्न राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट को गोविंद गिर को गिरफ्तार करने तथा मानगढ़ से भीलों को तितर बितर करने के लिए लिखा। 18 अक्टूबर 1913 को कुशलगढ़ के कामदार ने भीलों द्वारा विद्रोह करने की संभावना प्रकट की।
शीघ्र ही जिला मजिस्ट्रेट पंचमहाल ने अपने इलाके के डिप्टी कलेक्टर को जालोद भेजा तथा एक घुड़सवार दस्ते को संतरामपुर व बांसवाड़ा की सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए तैनात किया। रेवाकाठा व दक्षिणी राजपूताना के राज्यों के पॉलिटिकल एजेंटों ने संतरामपुर व बांसवाड़ा के राज्यों की मदद करने के लिए निकटवर्ती प्रदेशों से सेनाएं बुलाईं। रेवाकाठा के पॉलिटिकल एजेंट ने बंबई सरकार को बड़ौदा में मशीन गनों से लैस एक अंग्रेजी दस्ते को तैयार रखने का आग्रह किया। महू छावनी के अंग्रेजी सेना के कमांडर को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए। खेरवाड़ा से मेवाड़ भील काप्स की 2 कंपनियां मानगढ़ भेजी गईं। उत्तरी डिवीजन के कमिश्नर बेरो भी शीघ्र मानगढ़ पहुंच गए। बांसवाड़ा के युवराज पृथ्वी सिंह व गढ़ी के राव साहिब भी अपने सैनिक दस्तों के साथ मानगढ़ पहुंच गए। संतरामपुर का सैनिक दस्ता पहले से ही वहां उपस्थित था। पृष्ठ 115 8.6.4 घटनाएं 11 नवंबर 1913 तक ये सब सैनिक दस्ते मानगढ़ पहुंच गए थे। 12 नवंबर को मानगढ़ में भीलों की संख्या 4000 के लगभग आंकी गई। इस दिन एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी हैमिल्टन ने भीलों के 2 प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसी दिन गोविंद गिर ने रेवाकाठा के पॉलिटिकल एजेंट को, जो मानगढ़ की तलहटी में उपस्थित था, एक लिखित संदेश भेजा। इस संदेश में उसने ये दावा किया कि वो एक धार्मिक व सामाजिक सुधारक था। डूंगरपुर व ईडर आदि राज्यों में इसको तथा उसके अनुयायियों को तंग किए जाने के कारण उन्होंने मानगढ़ में शरण ली थी। गोविंद गिर ने अपनी कुछ शिकायतें दूर करने तथा भीलों के प्रति हो रहे अन्यायों के प्रतिकार के लिए भी कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया। उसने कहा कि वो और उसके अनुयायी अपने मत का पालन करना चाहते हैं। अंग्रेजों को महान एवं मानव मात्र का रक्षक बताते हुए गोविंद गिर ने अपील की कि वे स्थिति को सुधारें, लेकिन इसके साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा न किया गया तो स्थिति के बिगड़ जाने की संभावना है। यद्यपि अंग्रेज अधिकारियों ने गोविंद गिर को एक सच्चा साधु माना और कुछ समय बाद संतरामपुर व अन्य राज्यों में भीलों के शोषण की प्रक्रिया की जांच की, लेकिन उस समय उनका मुख्य उद्देश्य मानगढ़ को भीलों से खाली करवाकर उनके विद्रोह की संभावना को मिटाना था। अतः उन्होंने 3 दिन के भीतर मानगढ़ खाली करने की चेतावनी गोविंद गिर व उसके साथियों को दी। इसके साथ साथ उन्हें ये आश्वासन भी दिया कि उनके शांतिपूर्वक अपने घरों को जाने देने में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जाएगी। 13 नवंबर को अंग्रेजों को ये सूचना मिली कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, संतरामपुर, ईडर, बरिया आदि राज्यों के कुछ स्थानों पर भीलों ने उपद्रव आरंभ कर दिए हैं। अतएव उन्होंने गोविंद गिर को सूचित किया कि यदि 14 नवंबर की शाम तक समझौता नहीं हुआ तो अगले दिन भीलों से मानगढ़ खाली करा लिया जाएगा। इस शाम को उन्हें गोविंद गिर का एक लिखित संदेश प्राप्त हुआ। इस संदेश में उसने ये कहा कि एक भील राज्य स्थापित करने का उसका तनिक भी इरादा नहीं है। एक बार फिर अंग्रेजों की महानता और न्यायप्रियता की दुहाई देते हुए गोविंद गिर ने सारे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उसने पुनः ये कहा कि वे और उसके अनुयायी मानगढ़ में धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उसकी बात पर विश्वास न करते हुए भीलों पर ये आरोप लगाए कि वे मानगढ़ में विद्रोह के लिए सशस्त्र तैयारियां कर रहे हैं, अतः उनका मानगढ़ खाली करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे संबंधित राज्यों को निर्देश देंगे कि वे भीलों को तंग न करें। यद्यपि 14 नवंबर की शाम को मानगढ़ पर कब्जा करने का निश्चय किया गया, लेकिन उसके पहले मानगढ़ का घेरा डालने वाले अंग्रेज अधिकारियों को भारत सरकार का आदेश मिला कि वे आक्रमण करने के पहले सभी संभव तरीके से भीलों को वहां से जाने के लिए राजी कर लें। इसके उत्तर में भारत सरकार को सूचित किया गया कि वे ऐसे प्रयत्न कर चुके हैं तथा उन्हें कम से कम बल प्रयोग के साथ मानगढ़ को खाली कराने की अनुमति दी जाए। 16 नवंबर को वायसराय ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। पृष्ठ 116 17 नवंबर की रात को अंग्रेजी सेना व देशी राज्यों के सैनिक दस्तों ने मानगढ़ पर हमला किया। बंदूकों व मशीन गनों का प्रयोग करते हुए ये सैनिक दस्ते आगे बढ़ते गए। शीघ्र ही एक बड़ी संख्या में भीलों ने आत्मसमर्पण किया। गोविंद गिर व उसके 900 अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार
इस अभियान में लगभग 100 भील मारे गए, लेकिन आधुनिक अनुसंधान के आधार पर ये माना जाता है कि इसमें लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद अपने स्थानों को लौटते समय विभिन्न सैनिक दस्तों ने भील इलाकों में आतंक मचाया। 8.7 गोविंद गिर व उसके साथियों पर मुकदमा। गोविंद गिर, उनके प्रमुख शिष्य पूंजा तथा अन्य अनुयायियों पर मुकदमे की जांच करने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारियों की एक विशेष अदालत गठित की गई। मानगढ़ में गिरफ्तार किए गए केवल 30 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा शेष को छोड़ दिया गया। मुकदमे की सुनवाई संत रामपुर में की गई। गोविंद गिर ने अपने अनुयायियों की कार्यवाहियों की जिम्मेदारी लेते हुए अदालत का ध्यान मानगढ़ से भेजे गए अपने 2 संदेशों की ओर आकर्षित किया। पूंजा व अन्य अभियुक्तों ने कहा कि गोविंद गिर ने मानगढ़ में उनको बलपूर्वक रोका था। अदालत ने अपने फैसले में उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने गोविंद गिर और पूंजा को संत रामपुर और बांसवाड़ा के विरुद्ध संघर्ष करने का दोषी माना। गोविंद गिर को फांसी, पूंजा को आजीवन कारावास तथा अन्य को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। गोविंद गिर ने मौत की सजा के विरुद्ध अपील की। इस अपील में उसने ये बताया कि उसको ये कहकर मानगढ़ बुलाया गया था कि वहां पर दापा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जाएगा, लेकिन मानगढ़ आने पर उसे ये बताया गया कि भीलों का इरादा एक राज्य स्थापित करने का है और उसको इसका नेता बनाया गया है। उसे इसका समर्थन करने के लिए बाध्य भी किया गया। पूंजा ने अपनी अपील में ये दोहराया कि उसे गोविंद गिर ने मानगढ़ जाने से रोका। अन्य अभियुक्तों ने भी यही बात कही, लेकिन नॉर्दर्न डिवीजन के कमिश्नर बैरो ने, जिन्होंने इस अपील की सुनवाई की थी, ये माना कि आरंभ में गोविंद गिर का उद्देश्य भीलों की उन्नति करना था, लेकिन ज्यों-ज्यों वो लोकप्रिय होता गया त्यों-त्यों उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। उसने सहस्रों की संख्या में मानगढ़ में भील एकत्रित किए। वहां आने वाले भील शस्त्र धारण करने आए थे तथा उन्होंने मानगढ़ की किलेबंदी भी की थी। गोविंद गिर ने अपने संदेशों में ऐसी मांगे रखी जिनका उद्देश्य राज्यों की शासन पद्धति में परिवर्तन लाना था। अतः उसने गोविंद गिर को दोषी मानते हुए फांसी के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा दी। पूंजा की सजा की पुष्टि की गई। शेष की सजा 3 वर्ष के स्थान पर 6 महीने की कर दी गई। पृष्ठ 117। गोविंद गिर की सजा के मामले में बंबई के गवर्नर ने वायसराय को इसे कम करने की सिफारिश की। वायसराय ने गोविंद गिर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। वास्तव में गोविंद गिर को दी गई सजा में कमी करने का कारण भीलों में उसकी लोकप्रियता थी। ब्रिटिश सरकार को ये आशंका थी कि उसे कठोर सजा देने पर भीलों में व्यापक असंतोष फैलेगा और स्थिति को नियंत्रित रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 8.8 विद्रोह का स्वरूप। बांसवाड़ा व संत रामपुर के तत्कालीन शासकों ने गोविंद गिर के आंदोलन को एक विद्रोह की संज्ञा दी तथा उसे दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्राप्त की। गोविंद गिर व उसके साथियों का मुकदमा सुनने वाली विशेष अदालत ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया, किंतु ये नहीं माना कि उसने अपने अनुयायियों को मानगढ़ पर जबरदस्ती रोक कर रखा था। बैरो ने उसे दोषी मानने के साथ साथ कुछ शिष्यों को बलात् रोकने का अपराधी भी पाया, लेकिन गोविंद गिर ने अंग्रेज अधिकारियों को भेजे गए संदेशों तथा अपने बयानों व अपील में स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपने कुछ अनुयायियों को भील राज्य स्थापित करने के लिए मानगढ़ पर बड़ी संख्या में भीलों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेवार ठहराया। इन परिस्थितियों में ये माना जा सकता है कि उसके कुछ उत्साही अनुयायियों में भील राज्य स्थापित करने की आकांक्षाएं जागृत हुई हों तथा मानगढ़ पहुंचने के बाद गोविंद गिर में भी या तो ऐसी महत्वाकांक्षा जागृत हुई हो अथवा वो अपने शिष्यों की आकांक्षाओं को दबाने में सफल नहीं हुआ हो। बागड़ व निकटवर्ती गुजरात के क्षेत्रों में ये माना जाता है कि गोविंद गिर ने विद्रोह किया था तथा उनका उद्देश्य भील राज्य की स्थापना करना था। अनेक आधुनिक इतिहासकार भी इस मत का समर्थन करते हैं। भगवती लाल जैन तथा बृज किशोर शर्मा ने इस मत को स्वीकार किया है। बृज किशोर शर्मा के अनुसार गोविंद गिर व उसके अनुयायियों को जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों ने उन्हें भील राज्य स्थापित करने तथा भीलों को सामंतवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करने के लिए बाध्य किया। कुंवर सुरेश सिंह का मत है कि संत रामपुर के राज्य के विरुद्ध गोविंद गिर की मांगें राजनीतिक उद्देश्य से अवश्य प्रेरित थीं, लेकिन इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है
कि उसने राजपूत राज्यों की सत्ता को चुनौती दी और एक भील राज्य की स्थापना करने की योजना बनाई। लेकिन गोविंद गिर द्वारा की गई अपील से ये स्पष्ट है कि मानगढ़ में इस प्रकार की योजना को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया गया था। गोविंद गिर के अनुसार मानगढ़ पहुंचने के बाद उन्हें इस बारे में मालूम हो गया था, लेकिन वे अपने अनुयायियों को रोक नहीं सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि या तो गोविंद गिर ने अथवा उनके अनुयायियों ने विद्रोह की योजना अवश्य बनाई थी। पृष्ठ 118। 8.9 भारत की अन्य जनजातियों के आंदोलनों से गोविंद गिर के आंदोलन की भिन्नताएं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से लेकर 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक जनजातियों ने विद्रोह किए। इन विद्रोहों में तथा गोविंद गिर के आंदोलन में कुछ भिन्नताएं हैं। आमतौर पर 19वीं सदी के जनजाति आंदोलनों में हिंसा की व्यापक घटनाएं हुईं, लेकिन इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। इस संबंध में मानगढ़ में एकत्रित भीलों पर केवल यही आरोप है कि उन्होंने सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या की। भूमिज व संथाल विद्रोहों के नेताओं एवं बिरसा मुंडा के समान गोविंद गिर ने स्वयं को एक मसीहा अथवा चमत्कारिक व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। ये दूसरी बात है कि उसके अनुयायी उसे एक चमत्कारिक पुरुष मानने लगे थे। कई अन्य जनजाति आंदोलनों तथा खैरवार आंदोलन के कुछ प्रवर्तकों के समान गोविंद गिर ने स्वयं को शासक नहीं बताया। वो ऐसा पहला जनजाति नेता था जिसने सामाजिक व धार्मिक सुधार के साथ एक ठोस आर्थिक कार्यक्रम को अपनाने के लिए शिष्यों को प्रेरित किया। उसने कई अन्य जनजाति नेताओं के समान अपने अनुयायियों को ये विश्वास नहीं दिलाया कि शीघ्र ही वे प्राचीन काल का गौरव पुनः प्राप्त करेंगे। 8.10 प्रभाव। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भीलों के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के साथ उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना था। यद्यपि इसे बलपूर्वक दबाया गया, किंतु इसके भील समाज पर व्यापक प्रभाव पड़े। 8.10.1 भीलों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना। गोविंद गिर के उपदेशों ने भीलों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना जागृत की। गोविंद गिर ने उन्हें ये शिक्षा दी कि अन्य मनुष्यों के समान उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। गोविंद गिर के अनुयायी, जो कि भगत कहे जाते थे, सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। 8.10.2 संगठन की भावना। गोविंद गिर व उसके अनुयायियों ने अनेक स्थानों पर धुनियाँ स्थापित की। वे इन धुनियों पर एकत्रित होकर आहुति देते, सांस्कृतिक समारोह मनाते तथा अपनी समस्याओं के समाधान के तरीकों पर विचार करते। आध्यात्मिक एकता से प्रेरित होकर वे प्रेम एवं भाईचारे का संदेश दूसरों को पहुंचाते। इन सभाओं, जिन्हें उनके अनुयायी संघ सभाओं के नाम से जानते थे, के माध्यम से गोविंद गिर के अनुयायियों ने भीलों में एकता व संगठन की भावना का विकास किया। 8.10.3 सामाजिक प्रभाव। 1. रहन सहन में परिवर्तन। मावजी, सूरमाल दास एवं गोविंद गिर के अनुयायियों ने अपने रहन सहन में परिवर्तन किया। वे सफेद, भगवा अथवा हल्के लाल कपड़े पहनने लगे, क्योंकि ये सादगी व नैतिकता के प्रतीक हैं। प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना एक भगत के लिए अनिवार्य था। वे बड़ी बड़ी चोटियां नहीं रखते थे, लेकिन पंचकेशी दाढ़ी रखते थे। गोविंद गिर के अनुयायी भगवा फेटा पहनते तथा रुद्राक्ष की माला धारण करते। हिंदू महिलाओं के समान भगत स्त्रियां साड़ी पहनती तथा पीतल की भारी पैंजनियों के स्थान पर हल्के चांदी के कड़े पहनती। उन्होंने लाख का चूड़ा पहनना बंद कर दिया। मासिक धर्म होने पर उनकी स्त्रियां 5 दिन तक चूल्हे चौके में प्रवेश नहीं करती। पृष्ठ 119। 2. कुप्रथाओं का विरोध। गोविंद गिर के अनुसार दापा, नात्रा व देवरवाद तथा बहुविवाह की प्रथाओं का विरोध करते थे। वे विधवा विवाह के समर्थक थे। पराई स्त्री से संपर्क रखना उचित नहीं मानते थे। उनके विवाह संबंधी रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आए। गोविंद गिर ने राजपूतों में प्रचलित कन्यावध की प्रथा को निंदनीय बताया। 3. हिंदू समाज में सम्मान। गोविंद गिर ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे हिंदुओं के उच्च वर्गों के समान जीवनचर्या रखें। भगत भीलों के स्वच्छ आचरण व नैतिकता के पालन के कारण हिंदू समाज फिर से भीलों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा। 4. समाज सुधार की भावना। गोविंद गिर के अनुयायियों में समाज सुधार की भावना जागृत हुई।
उन्होंने न केवल सामाजिक कुप्रथाओं का निषेध किया अपितु भीलों में उनके अंत के लिए भी कार्य किया। कुछ समय बाद भगत भीलों ने छुआछूत की भावना का विरोध किया। 5. अपराधों की संख्या में कमी। गोविंद गिर के आदेशों का पालन करते हुए भीलों ने चोरी करना, लूटमार करना व डाके डालना बंद कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने ये माना कि भील प्रदेशों में अपराधों की संख्या में कमी हुई थी। 6. शिक्षा का प्रसार। भगत भीलों में शिक्षा का प्रसार हुआ। उन्होंने भीलों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाए। 7. विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। 18वीं सदी से प्रारंभ हुए भगत आंदोलनों ने इस प्रदेश के भीलों को अनेक सामाजिक वर्गों में बांट दिया। भगत भीलों का एक नया सामाजिक वर्ग बना। इनके रहन सहन व आचार विचार सामान्य भीलों से भिन्न हैं। वे गैर भगत भीलों के साथ खान पान का व्यवहार भी नहीं रखते। आमतौर पर इन दोनों वर्गों में आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं होते तथा वे एक दूसरे के समारोहों में भाग नहीं लेते। इसके अतिरिक्त भगत भीलों में अपने अपने वर्ग थे। मावजी सूरमाल दास, गोविंद गिर के अनुयायियों का अपना अपना वर्ग था। कबीर पंथियों व कामरिया या 10 नामी पंथियों का अपना अलग अलग वर्ग था। इन विभिन्न वर्गों के गठन ने इस प्रदेश के भीलों में कुछ हद तक अलगाव की भावना उत्पन्न की, लेकिन भगत भीलों के विभिन्न समुदायों ने समस्त भीलों की समस्याओं का समाधान करने तथा अलगाव की भावना को यथासंभव कम करने का प्रयत्न किया। 8. समाज के परंपरागत अधिष्ठाताओं के अधिकारों में कमी। भगत भीलों ने पाट भोपा व भोपा आदि को मान्यता न देकर समाज में उनके प्रभाव को कम किया। उन्होंने समाज के परंपरागत नेताओं व गांवों की पंचायतों के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया। कतिपय मामलों में ये पंचायतें अपराधियों को कुछ शराब की बोतलें व कुछ मुर्गियां अर्पित करने का आदेश देती थीं। इस प्रकार की सजा भगत भीलों को मान्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वे अपनी धुनियों पर इस प्रकार के मामलों का निपटारा करते हैं। पृष्ठ 120। 8.10.4 धार्मिक। 1. भक्ति मत का प्रसार। मावजी व सूरमाल दास के बाद गोविंद गिर ने भीलों में भक्ति मत का प्रचार किया। उनके द्वारा तथा बाद में स्थापित धुनियों में भगत नवरात्रि, बैशाखी पूर्णिमा तथा अन्य अवसरों पर भजन मंडलियों द्वारा रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उन्होंने अनेक भजनों की रचना की। उन्होंने भीलों को राम नाम का जप करना सिखाया। 2. दार्शनिक विचारों की महत्ता। एकेश्वरवाद पर जोर देते हुए गोविंद गिर ने अनेक देवी देवताओं की आराधना को व्यर्थ बताया। जीवन को उन्होंने क्षणभंगुर माना। उनके उपदेशों में अच्छे कर्म करने पर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि इसके बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। 3. अंधविश्वासों का विरोध।